नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT 10th क्लास जो इतिहास है उसका जो अध्याय नंबर 2 था, भारत में राष्ट्रीयवाद के बारे में जितने भी जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड में बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे जो कोई भी जो एक क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, सत्याग्रह का विचार आज भी प्रासंगिक है, इस पर अपनी राय दीजिए। सत्याग्रह के बारे में हमें बताना है, तो इसके बारे में आंसर हमारा रहेगा गांधी जी द्वारा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ पूर्णतः नवीन मार्ग सत्याग्रह का इजाद किया गया था। कि गांधी जी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था। ये किसके खिलाफ था? जो उत्पीड़न के खिलाफ था। नवीन मार्ग सत्याग्रह का आज़ाद किया गया था कि जो खिलाफ उत्पीड़न हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ एक सत्याग्रह की खोज की थी। सत्याग्रह का एक आंदोलन चलाते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका अर्थ है जो सत्याग्रह है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्य की शक्ति पर आग्रह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह की परिभाषा क्या है, सत्याग्रह का क्या मतलब है। तो हमें लिखना है कि सत्याग्रह का मतलब है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन। इसका अर्थ यह है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, उसमें अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ, अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ शारीरिक बल की जगह जो शारीरिक बल है, मार धाड़ की बजाय, मारपीट की बजाय, जो फिर शारीरिक बल की बजाय अहिंसा की शक्ति और उसके प्रयोग पर बल दिया गया है। कि सत्याग्रह पर किस पे बल दिया गया है? सत्याग्रह पर जो है कि अहिंसा की शक्ति और उसके प्रयोग पर बल दिया गया है कि अहिंसा का प्रयोग करो, उसकी शक्ति का यूज़ करो और उससे क्या है, जीत हासिल हो सकती है। न कि शारीरिक बल, किसी मारपीट या कोई लड़ाई से कोई जीत नहीं होती, परंतु सत्याग्रह का जो अर्थ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, अहिंसा की जीत होती है हमेशा। शक्ति, अहिंसा की शक्ति से बल है, ये उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए वो सत्याग्रह का क्या अर्थ था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। सभी लोग निर्भय होकर हिंसात्मक प्रतिरोध करे तो मेरी नज़र में ये कारागार तरीका है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। कि भारत है, साउथ अफ्रीका है और अमेरिका है। इस आंदोलन जो सत्याग्रह आंदोलन है, इसके एक उदाहरण बताए जा रहे हैं। यदि उसमें असफलता मिलती भी है तो यह रणनीति की कमी है और इच्छा शक्ति अभाव के कारण होता है। कि यदि असफलता मिलती है, अगर अहिंसा के बल पर अगर प्रयोग किया जाता है, अगर असफलता मिलती है तो क्या कारण हो सकता है उस असफलता का? तो वो होता है एक रणनीति। एक रणनीति होती है, प्लानिंग होती है। अगर वो प्लानिंग नहीं होगी तो आदमी क्या असफल होगा। अगर हमारे पढ़ाई करने का जो प्लानिंग तरीका नहीं है तो हम क्या होंगे, फेलियर होंगे। तो यही बात ये बता रहा है कि असफलता मिलती है, कब मिलती है? जब रणनीति नहीं होती, रणनीति की कमी होती है, इच्छा शक्ति के अभाव के कारण। इच्छा है, जो शक्ति है, उसके अभाव के कारण असफलता मिलती है। नहीं तो अहिंसा के बल पर भी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह में बताया है कि अहिंसा के द्वारा हम जीत हासिल कर सकते हैं, अहिंसा के द्वारा
हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था, उसका क्या अर्थ है। तो हमें लिखना है सत्य की आग्रह पर सत्याग्रह की शक्ति पर आग्रह। और ये क्या है, शारीरिक बल की बजाय किस पे बल दिया गया, अहिंसा की शक्ति पे बल दिया गया है। और अगर अहिंसा का प्रयोग करते हैं, अगर सफलता नहीं मिलती तो क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं रणनीति है जो प्लानिंग है वो सही नहीं है और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ब्रिटिश शासन की नैतिकता को ध्वस्त कर दिया, ये स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्यों हुआ, क्यों लोग उसका विरोध किया जा रहा था, क्यों वहाँ एक सभा में इकट्ठा हुए और उन पे गोलियां चलाई गई, ये हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की नैतिकता है, उस पर विचार करना है, उसके बारे में हमें बताना है कि क्यों नैतिकता थी, एक नैतिक होता है उसको ध्वस्त कर दिया कि ये हमें आंसर में बताना है। तो उत्तर आएगा हमारा 13 अप्रैल 1919। इम्पोर्टेंट तारीख है हमारी कि 13 अप्रैल इतिहास की 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों के नरसंहार की घटना ने कि ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों को ध्वस्त कर दिया। जनरल डायर कौन व्यक्ति है, जनरल डायर ने आदेश दिया कि आप यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए। उनको नहीं पता कौन मर रहे हैं कौन जी रहे हैं, क्या हालत हो रही है वहाँ लोगों की। उन्होंने आदेश दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, बरसाई गई, लोग मारे गए। ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919 को ये बात है। जनरल डायर के हथियारबंद सैनिकों के कृत्य ने ब्रिटिश शासन के लोकतांत्रिक मुखौटे को उतार दिया कि कह रहे कि जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन के जो उनका व्यवहार था, उनका जो आचरण था, उनकी जो नैतिकता थी, वो ये बात दर्शा रही है कि लोगों पे जो गोलियां बरसाई गई थी, उनके सैनिकों के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई थी, एक आम लोगों के जो जहां पब्लिक इकट्ठी हुई थी उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो उनका जो मुंह उनको बता रहे कि जो उनका जो मुंह आचरण है वो दर्शाया गया है कि किस व्यवहार की प्रगति के थे, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियांबारी की गई। सभ्यता, लोकतंत्र और आधुनिकता के प्रसार का दावा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत इस कार्य के लोगों की नज़र में वैध साबित नहीं कर पाई कि आम लोगों को अपने खिलाफ कर लिया कि ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें उनकी नैतिकता है को ध्वस्त किया है। एक जो आचरण, एक नैतिकता भाव होती है उसको ध्वस्त कर दिया ब्रिटिश शासन ने। जनरल डायर के आदेश से सैनिकों ने गोलीबारी बरसाई और ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर गांधी ने किस प्रकार की दूरदर्शिता का परिचय दिया था। कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन देकर गांधी जी ने किस प्रकार की जो दूरदर्शिता का परिचय दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि आंसर आएगा हमारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जो ब्रिटिश शासन है उनके खिलाफ लोगों के गुस्से को समझकर उससे दीक्षा देने का कार्य करता है। खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने इसलिए दूरदर्शिता का परिचय दिया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों के गुस्से में उसे समझकर उसे एक नई दिशा दी, जिसमें मुस्लिम और हिंदू है उनको इकट्ठा किया और एक खिलाफत आंदोलन चलाया। दोनों का एक ही नज़रिया था कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, इसलिए एक आंदोलन चलाया गया था। दो बड़े समुदाय थे, कौन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता कायम करने के सुनहरे मौके के रूप में देखा गया कि यही एक समय है
यही एक समय महात्मा गांधी ने विचार किया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा हो और जो ब्रिटिश हुकूमत है, क्योंकि इससे पहले घटना हम देख चुके थे कि जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और यही समय है कि मुस्लिम और हिंदू को एक एक इकट्ठा करके इनके खिलाफ आंदोलन चलाए, और ये आंदोलन चलाया था कि खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन ने किस आंदोलन को एक जन्म दिया था। खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन है इसके कारण प्रभावी हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की जाती है। असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है 1922 में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? एक चौराचारी घटना होती है, इसके कारण ये असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई थी, तो हम कहेंगे जी खिलाफत आंदोलन की हुई थी। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, और जो मुस्लिम के खलीफा है उनके खिलाफ, उन्होंने इसके खिलाफ ये एक आंदोलन चलाया जा रहा था। इधर से मुस्लिम आए, इधर से हिंदू आए, दोनों मिलकर क्या है, खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन। किसकी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और एक बड़ा आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तव में सीमाएं थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता को प्रकट करती है। राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता को प्रकट करती है, समझाइए। हमने देखा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना होती है? जलियांवाला बाग। 1919 को कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? खिलाफत आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन आता है? असहयोग आंदोलन। कौन सा आता है? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट तारीख है। सभी सामाजिक समूह गांधी जी की स्वराज की अमूर्त धारणा से प्रभावित नहीं थे, तथा उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया जो नियमन थे। क्या कारण थे? अछूत वर्ग के अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। कि अछूत वर्ग के अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी है हिंदुओं के दबाव में, कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। यद्यपि गांधी जी के द्वारा अछूतों को हरिजन नाम दिया गया। क्या दिया था? हरिजन नाम दिया गया था। किंतु दलित समुदाय अम्बेडकर के नेतृत्व में अलग राजनीतिक हल तलाशने में लगे थे। गांधी जी के आंदोलन के संशय की दृष्टि से देखा और आंदोलन में कम हिस्सा लिया, कि ये कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बहुत से मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने आंदोलन की रुचि नहीं दिखाई। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने से, असहयोग खिलाफत आंदोलन था, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1922 में शांत पड़ गया था। क्यों पड़ गया? क्योंकि एक घटना होती है, चौराचारी घटना। तो इसके कारण क्या है, वहाँ पुलिस चौकी को जला दिया जाता है, जिसे पुलिस कर्मचारी है वो आग के लपेट में आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो कह रहे हैं असहयोग आंदोलन के शांत पड़ जाने से बहुत से मुस्लिम कांग्रेस में कटा हुआ महसूस करने लगे, हिंदू मुस्लिम संबंध में गिरावट आने लगी। पृथक प्रतिनिधित्व की बात उठाई गई, अलग एक प्रतिनिधित्व है उसकी बात उठाई गई। भावी राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व जो है, भावी राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व का भय कांग्रेस मुस्लिमों के मन से दूर नहीं कर पाई, तथा मुस्लिम आंदोलन से बड़ी संख्या में दूर है। यह न केवल आंदोलन की विफलता थी, परंतु जो अपितु है राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी सीमा थी। ये कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन
जो क्या असफलता होने का कारण, क्या कारण थे? जो अछूत है वो वर्ग हिंदू मुस्लिम, और ये एक तरफ से कौन, महात्मा गांधी, एक दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर थे। इसलिए लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे और यही कारण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे कि जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों की परेशानी का कारण बन जाती है। कि जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों की परेशानी का कारण बन जाती है। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर हमारा रहेगा कि गांधी जी का मानना है भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। कि भारत में ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोगों ने शासन किया था। ये किनके द्वारा चलवाया गया था, किनके द्वारा कहने से ब्रिटिश लोग भारत में आए थे? तो ये कह रहा है भारतीयों के सहयोग से ही, भारतीयों ने ही सहयोग किया था ब्रिटिश लोगों का कि आप हमारे यहाँ शासन कीजिए, और इसी कारण ब्रिटिश लोग हैं भारत पर शासन करके चले गए थे। ये गांधी जी का मानना था और इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा था। कि अगर घर का वेदी अगर किसी को वेद नहीं देगा ना, तो कोई पड़ोसी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही कारण था कि घर के लोग हैं और उनको बताया, और इसी कारण वो क्या है, शासन करके चले गए थे। यही एक रीजन। अगर भारत के लोग अपना सेव वापस ले लेते और साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। अगर भारतीय लोग आपस में सेव करते ना, तो ब्रिटिश शासन है तो कुछ ही सालों में ढेर हो जाता, खत्म हो जाता, चले जाते भागकर। 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन यह व्यक्त करता है शहरों में जो पिकेटिंग हो रही है, बहिष्कार हो रहे, धरने हो रहे, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही है। 1921 और 22 के बीच कपड़ों की आयात में आधी कमी हो गई। ग्रामीण इलाकों में लगानबंदी और किसान संघर्ष शुरू हुए। इसमें ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ और दमन पर उतारू हो गई। कि ब्रिटिश लोगों का इतना नुकसान हो रहा था क्योंकि विदेशी माल है भारत में आ रहा था, उनको बंद कर दिया। विदेशी सामानों की जो वस्तुएं बनी थी, जो विदेशी वस्तुएं थी, उनको बहिष्कार किया गया था। अगर बहिष्कार किया गया और कोई सौदा लिया ही नहीं जा रहा था, तो क्या हुआ, तो पैसों की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कितना पैसा बाहर से दूसरे देशों में जा रहा था, ब्रिटिश लोग लेके जा रहे थे, तो उनके जो वस्तु हैं उनको बंद कर दिया। तो उनके जो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ था और ये दमन पर उतारू हो गए थे। यही एक असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार प्रकट किया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में गांधी जी की विचारधारा का मूल्यांकन कीजिए। आज के समय में जो आधुनिक समय में गांधी जी के बारे में जो विचार हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो आंसर है, आज के लोकतांत्रिक युग में हिंसात्मक तरीकों का ठीक नहीं माना जाता। आज के लोकतांत्रिक जो युग है इसमें हिंसात्मक है, उस तरीकों को ठीक नहीं माना गया। गांधी जी हिंसात्मक तरीकों के समर्थक थे। गांधी जी कौन से अहिंसावादी थे, वो अहिंसा को मानते थे और उसके समर्थक थे। और गांधी जी की विचारधारा कि शारीरिक हिंसा की अपेक्षा, गांधी जी कहते कि शारीरिक बल के द्वारा हम किसी को नहीं जीत सकते, परंतु जो अहिंसा के द्वारा हम किसी को जीत सकते हैं। ये बात गांधी जी के मानना था। कि अपेक्षा नैतिक बल पर जोर देती है, कमजोर तबकों दलित महिलाओं के अनुकूल है। गांधी जी गांधीवादी विचारधारा के शोषण के विरुद्ध समानता पर, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित है। गांधी जी विचारधारा शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित है। आज के समय में जरूरत है। गांधीवादी तरीकों की सफलता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए, सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के जिन प्रतीकों की छवियों का सहारा लिया गया उनकी क्या सीमाएं थी। बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में भी राष्ट्र की कई छवियां प्रतीक को गढ़ा गया। कि कह रहे कि सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए जिन प्रतीक छवियों चिन्हों का प्रयोग किया गया उनकी क्या सीमाएं थी। तो आंसर हमें लिखना है, बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बाद लोगों में राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में राष्ट्र की बहुत कई छवियां प्रतीकों को गढ़ा गया। बंकिम चंद्र जी के द्वारा मातृभूमि की वंदना में लिखा गया वंदे मातरम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की छवि का चित्रण किया गया था। भारत माता की जो छवि थी, चित्र था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रचना, इतिहास की पुनर्व्याख्या आदि इसे प्रकट करती है। लेकिन इन सभी कोशिकाओं की अपनी सीमाएं थी। जिस अतीत का गौरवान किया जा रहा था हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो आज के इस सेशन को हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भारत में राष्ट्रीयवाद, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये क्यों हुआ, ये हमने रीजन देखा। और क्या कारण थे कि जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों विफल हुआ, ये हमने डिस्कशन किया। कि ब्रिटिश शासन है क्यों भारत में शासन करके चले गए, क्या कारण था, ये भी हमने डिस्कशन किया। तो आज के इस सेशन में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कशन किए, और जो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।